नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जैसा कि मैंने आपको पिछले 7-8 क्लासेस लिया था टेंस के, जिसमें क्या था, सबसे पहला हमारा था टेंस के बारे में। हमने सीखा था कि टेंस आखिर है क्या, इंग्लिश है क्या, इसके भाषा के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो सीखा था। उसके बाद टेंस एक्चुअली होता क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो हमने पहले टाइम के पहले एस्पेक्ट को, पहले टाइप्स को पढ़ लिया। पहला टाइप्स क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब जो आपके वर्तमान से, जो आपके साथ, आपके दिनचर्या के साथ घटित हो रहा है, ऐसी घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। और इस तरह के सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस थे। पहला था आपका इंडेफिनिट, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चारों सेंटेंस को पढ़ाने के बाद मैंने एक दो रफली 1 घंटे की वीडियो बनाया था, जिसमें चारों को एक साथ मैंने रिवाइज कराया था, रिवीजन कराया था। तो आई होप आपने देख लिया हो वो वीडियो। अगर ना देखा हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर, मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विथ अजय यादव SSB, आप वहाँ जाकर ये पिछले सभी क्लासेस दे सकते हैं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप जैसे देखेंगे ये टेंस के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू विल वेरी वेल अवेयर डेफिनेटली अबाउट ऑल टेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें आज पढ़ना है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अजय यादव SSB को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये किस तरह के फ़ायदे हैं, किन किन लोगों को फ़ायदेमंद हो सकता है जो आने वाले समय में SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं, SSC CPO SI की तैयारी करना चाहते हैं, या अन्य किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश स्पेसिफिकली पूछा जाता है। ओके, ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और खास करके उन कैंडिडेट के लिए है जो इंग्लिश से थोड़ा सा भी उनकी जानकारी नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। आप सच में आप ये जो भी टाइमिंग पढ़ाया जाता है इस पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, आपके अंदर इच्छा जगेगी इंग्लिश जानने की। और आप डेफिनेटली आप इसके बारे में जब इच्छा जगेगी तो पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इसको जानेंगे। और ये नहीं है कि आपकी टाइम हो गई या आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नहीं, क्योंकि ये आपके बेसिक आगे जैसे मान लिया आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी घर पे ट्यूटर मिलता नहीं है, या ट्यूटर भी आते हैं तो उतना ही होते हैं, आप समझ सकते हैं कितने अच्छे आते हैं। तो उस समय आपको पढ़वाने में बच्चों को पढ़ाने में अगर बच्चा पूछ दिया तो क्या बताओगे, आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रयास कीजिए, सीखिए। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसके बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि प्रेजेंट में हमने घटनाओं के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट की घटनाओं में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी एक्शन होता है। ओके, प्रेजेंट में जो एक्शन होता है उसके बारे में पढ़ा था। ये वो किस चीज़ के बारे में बताता था, हैबिचुअल्स, एनी हैबिचुअल्स इन द प्रेजेंट टेंस। वर्तमान में कोई आदत संबंधी घटना हो, ओके, जो कोई हम रेगुलर या इरेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हो, तो इस तरह के सेंटेंस के बारे में बताया जाता था। सेम वही है इसमें भी, लेकिन ये सारी घटनाएं किस में होंगी, ये पास्ट में होंगी। तो इसका आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, हाउ यू विल डिफाइन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे जिस वाक्य के अंत में आप ये भी बोल सकते हो कि जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, जैसे मैं चला गया, मैं आ गई, सीता खाना बना ली। ओके, वो चले गए थे, वो जाते थे, वे करते थे। ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, पास्ट को। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन, ओके, ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसा कोई भी पास्ट की हैबिट का मतलब आदत, ओके, या ऐसी कोई भी अवस्था या कोई भी स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट का मतलब कथन, जो पास्ट में सत्य रही हो, ऐसी घटनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक परिभाषा आप, चलो ये तो हिंदी में बना दी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, हाउ यू विल डिफाइन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश।
you will define as, I am just going to depict that past indefinite tense used to depict an action completed in the past. Okay, used to depict an action completed in the past, a past habit or the state which held true in the past. Okay, ऐसी घटनाएं या ऐसे एक्शन जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो, या पास्ट की हैबिट, हमारे भूतकाल की हैबिट मतलब आदत को बतलाता हो, या भूतकाल में हमारी कोई ऐसी कथन या स्टेटमेंट जो सत्य रही हो, तो ऐसे सभी वाक्यों को किस में हम रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पास्ट टेंस के बारे में जान गए। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस दिया रहेगा, किस तरह से आपको पहचान होना जरूरी है। और 50 से पहले एक और चीज़, जो सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म के बारे में नहीं जानते हो, वो पिछले वीडियोस में जाइए देखिए। एक वचन के बारे में जो नहीं जानता है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, वो सभी आप लोग जाइए पिछले वीडियोस देखिए, उसमें पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो हम बात करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लें तो वह गया, देखो क्या है, वह गया, ये क्या हो गया, वह चला गया। जैसे नहीं पूछते हो कि अरे मोहन कहाँ गया, या आपने कोई पूछ देता कि आपके बाबू पिताजी कहाँ गए, वो चले गए। मैंने खाना खा लिया, अरे आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया। ओके, ये इस तरह के वाक्य, जैसे मैं चले, फिर एक और वाक्य, जैसे ये तो हो गया आपका कंप्लीट है, पास्ट में एक्शन कंप्लीट को दिखाता है। अगर यही बात किया जाए, दूसरा जो मैंने बात बोला है कि हैबिट की बात कहा जाए, तो जैसे मैं कहूँ हैबिट में, तो मैं प्रतिदिन पत्र लिखता था, मैं प्रतिदिन पत्र लिखता था, पत्र लिखता था। देखो लास्ट में ता था आया ना, ये हैबिट को बतला रहा है। लास्ट में क्या आया, ता था, तो ये भी किसको प्रेजेंट करता है? पास्ट इंडेफिनिट को। ती थी, ते थे, ता थे, ये हो गया। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो अपर में हम 4 प्रकार के एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। पहला होता है, कौन सा होगा पहला? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये 4 एस्पेक्ट है। 4 एस्पेक्ट को हम पढ़ेंगे इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे, जैसे पास्ट हैबिट, या कोई पास्ट हैबिट हो, या पास्ट की जो कोई एक्शन हो उसको फिनिश्ड किया गया हो, इस तरह के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आज उसने आज एक नई घड़ी खरीदी, ये बात बीत चुका है, ये क्या हो चुका है? ये बात बीत चुका है कि उसने घड़ी खरीदा, आज ही बीता, लेकिन वो क्या होता है, खरीदने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम कल वहां गया, देखो या लास्ट में आया ना, या, तो या का मतलब क्या था? क्या था? मैंने ऊपर बताया था ना कि या, ये गए थे, या गया, या बस केवल इतना है, गया था होता तो भी केवल या है, तब भी वो पास्ट ही होगा। ओके, कल है तो पास्ट के लिए कल का हमेशा यूज क्या होता है? यस्टरडे। ये एक चीज़ और, इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा याद रखिएगा, यस्टरडे नहीं बोलेंगे। तो हम इस तरह की जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए इसके रूल्स का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो रूल्स में हमने बताया था, सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और देखिए ये सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या सिंपल पास्ट। ओके, एक ऐसा सेंटेंस है पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे वाक्य में ऐसा कहीं नहीं है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो। देयर इज नो एनीवेयर एनी सेंटेंस इन विच सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आर यूज्ड, ओनली दैट इज पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद
क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड में, जैसे कल, कल का या यहाँ पे क्या होता है, यस्टरडे। ओके, अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोथ सब्जेक्ट, ये क्या होता है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या क्रिया का दूसरा रूप ही लगता है, कोई दूसरा रूप नहीं लगता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। उसने आज एक नई घड़ी खरीदी। देखिए उसने, किसने भाई, उसने की स्पेलिंग याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आज एक नई घड़ी खरीदी। उसने या वह दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो उन दोनों के लिए किसका प्रयोग होता है, ही का। क्यों, क्यों पहले यूज किया गया है, सब्जेक्ट। देख लो आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ सिंगुलर और प्लूरल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी के साथ सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो देखो खरीदना का क्या होता है, वर्ब है ना, ये देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो बाई होता है BUY, बाई मतलब होता है खरीदना, और बाई का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है, बॉट। ओके, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी एक ही होता है, बॉट, याद रखना, BOUGST, बॉट। क्यों लगाए वर्ब का सेकेंड, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद बॉट, बाई होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ लगाना हमें सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है, लेकिन हमें लगाना सेकेंड फॉर्म है केवल। तो बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। और क्या खरीदा, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो अ न्यू वॉच, एक नई घड़ी ना, ये पूरी हमारी क्या हो गई, ये पूरे जो, सॉरी खरीदा नहीं, यहाँ तक एक नई घड़ी, तो ये नई घड़ी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, क्या कहलाता है, ये देखो हिंदी वालों को लिए लिख देता, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। ओके बच्चों, और लास्ट में कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो, कर्म, और उसके बाद क्या, अदर वर्ड को अन्य शब्द। अन्य शब्द में वही कल होता है ना, कल चले गए थे, ये तो ऐसे लास्ट में रख देते हैं। तो ही बॉट अ न्यू वॉच, और कब खरीदा, देखो लास्ट में टुडे, ये अन्य वर्ड में है, ये क्या बच गया हमारा, ये ना। फिर अगर मैं कहूँ कि राम कल वहाँ गया, राम वो कल वहाँ चला गया। ओके, तो क्या हो गया, राम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत, सभी लोग ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया। अब इसमें हम क्रिया खोजते हैं, तो क्रिया का मतलब क्या हुआ, क्रिया का सेकेंड फॉर्म तो बाद में, पहले क्रिया क्या है, इसमें जाना। जाना अपने आप में क्या है, क्रिया है, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। लेकिन इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेंट, WENT। ओके, याद रखिए। और यहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाना है, और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, GONE, गॉन। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, और ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्म। कोई कंफ्यूजन, उम्मीद करता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो राम वेंट, उसके बाद कहाँ गया, वहाँ। वहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, देयर। देयर नहीं बोलेंगे, देयर। मतलब आर को हम लास्ट में प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं ना आ, जैसे आर को आर नहीं बोलेंगे, आ। ओके, देयर। यस्टरडे, देखो यस्टरडे, यस्टरडे नहीं, यस्टरडे। ओके, यस्टरडे। तो राम वेंट देयर यस्टरडे। हाउ विल यू स्पीक, प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ में सीखना है आपको। राम वेंट देयर यस्टरडे। ओके, हाउ विल यू स्पीक, रिपीट विद मी, राम went there yesterday। ओके, सो लेट्स सेकेंड, ये अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल का मतलब होता है, ये क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन कर्ता। बहुवचन का मतलब सीधा सिंपल सी बात है कि बहुत से, जब बहु का मतलब अधिक से अधिक काम करने वाले लोग, जब कई लोगों को, काम करने वालों को रिप्रेजेंट करे, कई लोग किसी काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुवचन वो करता हो जाएगा। केवल एक ही आदमी को बतलाता है जो काम कर रहा है, तो वो एक वचन होता है, सिंगुलर। कोई कन्फ्यूजन, तुमने आज एक नई घड़ी खरीदी, तो यू देखो इसमें भी फिर कोई चेंज हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ लास्ट में यस या यस लगता था, प्लूरल के साथ नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का जो एक ही फॉर्म है कि हमें सेकेंड फॉर्म ही याद लगाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये बहुत आसान है। तो यू, क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता तुमने या तुम एक ही चीज़ है। तो
क्या हो जाएगा यू। अब देखो सेकेंड फॉर्म इसका क्या है, मैंने बताया ही था खरीदना, क्योंकि क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाया ना, क्रिया इसमें क्या है खरीदना। खरीदना क्या है वर्ब है, वर्ब का मतलब ओके वर्ब। और उसके बाद क्या बॉट अ न्यू वॉच, बॉट अ न्यू वॉच, बॉट मतलब खरीदा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है देखिए आप, एक नई घड़ी, एक नई घड़ी यही ऑब्जेक्ट है आपका। तो अ न्यू वॉच। और अदर वर्ड में क्या है टुडे, अदर वर्ड में हमने बताया था ना ऑब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद अदर वर्ड टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अधिकतर पूछ लेता है कोई टीचर आपसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है, पूछता है ना, तो उसका हम जवाब क्या देते हैं, हाँ सर हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हमने या मैं, वो आप कर सकते हो कोई भी। तो ये देखिए इसमें हम फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश का फॉर्म में ये स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस लर्निंग। ओके, तो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हमने या हम दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, वी, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या हमने बोला था, उसके बाद बोला था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म वर्ब क्या है ये देखो, पहले इसमें वर्ब क्या है, होमवर्क पूरा करना। क्या है, पूरा करना। पूरा करना एक अपने आप में क्या है, क्रिया है। क्या है ये, क्रिया है। तो पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश, कंप्लीट। ओके, तो फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो इसमें ईडी जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म भी यही होगा और थर्ड फॉर्म भी फिनिश का यही होता है, याद रखिए। तो वी फिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऊपर सेंटेंस था ना, ऊपर देखो क्या था, वर्ब के तुरंत बाद क्या हम लगाते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है होमवर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क। वी किसका होमवर्क, अपना होमवर्क। देख लो, अपना होमवर्क। ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो आवर होमवर्क, हमने अपना होमवर्क कर लिया। वी फिनिश्ड आवर होमवर्क। ओके, देखो इसमें नियम में क्या है कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं आता है, ये माइंड में हमेशा रखना। अब हम कुछ रूल्स बताएंगे और उस रूल्स के अनुसार ही, ऊपर तो मैंने बता ही दिया, इसमें वाज वर इसमें नहीं लगता है। ओके, जैसे मैं एक राजा था, जब एक राजा किसी स्टेटमेंट को बताया, किसी सिचुएशन, किसी कहानी को टेल करने के लिए इस तरह से जब बताया जाता है तब वाज का, जैसे एक राजा था, वहाँ एक राजा रहता था, देयर वॉज अ किंग। ओके, वो अलग चीज़ हो गया, देयर वॉज अ किंग। और रहता था, वह एक महल में रहता था, he lived in a palace। ओके, he lived in a palace। ओके, वो अलग सेंटेंस हो गया। तो इसमें सेम आपसे अब ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप पहले बताइए कि कैसे बनाएंगे इसको। ये हमेशा फॉर्म सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये कभी नहीं भूलना है, और उसके बाद तब अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखो उसने कल मुझे एक कलम दिया। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, किसने, देने का काम कौन कर रहा है, एक्शन इसमें कौन कर रहा है, उसने काम कर रहा है। उसने की क्या होती है, ही। ओके, ही होता है ना, ही। और क्या दिया, मुझे एक कलम दिया, मुझे एक कलम दिया, मुझे एक कलम दिया। अब देखो एक्शन क्या है, एक्शन है केवल दिया। ओके, एक्शन क्या है, दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट में क्या है, ही। ओके, ही, HE, ही। उसके बाद क्या है, क्या लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दिया। देने की इंग्लिश होती है गिव। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकेंड फॉर्म इसका जो होता है वो क्या होता है, गिव। और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, गिवन, GIVEN। ये तीनों फॉर्म याद रखिएगा, यही एक ऐसा है कि तीनों फॉर्म याद रखना पड़ता है। उसके बाद परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म। ओके, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में ING। और इंडेफिनिट हमेशा किस में यूज होता है, प्रेजेंट वाला, वो होता है प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें यूज होता है फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ही गेव, क्या कर देंगे,
क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना, तो सेकेंड फॉर्म क्या है, गेव, ही गेव, GAVE, ही गेव। अब किसे दिया, किसको दे रहा है, ये देखो ये भी ऑब्जेक्ट ना, किसी की तरफ इंडिकेट करना, मैंने किसी के जब किसी को देगा तो इंडिकेट ही तो है, किसको दे रहा है, टू मी। अब क्या दिया, व्हाट, अ पेन, ही गिव मी अ पेन। ओके, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मुझे और एक कलम, तो इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया मी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन। या इस तरह भी बना सकते हैं, ही गेव अ पेन टू मी, लेकिन ये राइट स्ट्रक्चर नहीं है। ही गेव टू मी अ पेन। ओके, या डायरेक्ट कोई टू इन्फिनिटी का भी प्रयोग नहीं करोगे तो यहाँ पे चल जाए, ही गेव मी अ पेन। ओके, ही गेव मी अ पेन। शेर ने एक हिरण को मारा, शेर ने एक हिरण को मारा। अब देखो मारने का काम कौन कर रहा है, पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट मारने का काम कौन कर रहा है, शेर कर रहा है, तो शेर आपका क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद मारने का काम, इसमें देखो मारने, मारा, तो एक्शन क्या, शेर क्या एक्शन कर रहा है ये देखना है। सब्जेक्ट हमें मालूम हो गया, तो अब सब्जेक्ट की दूसरी चीज एक्शन क्या है, मारने का, तो ये जो एक्शन होता है वही क्या कहलाता है, वर्ब। अब क्या कर रहा है भाई, किस चीज को, क्या एक्शन हो रहा है, शेर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन क्या हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक हिरण को मारना है ना, तो एक हिरण को, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, हमने सबसे पहले अब इस रूल पे चले जाएंगे। देखो कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बहुत कितना आसान है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या इसमें, ये बताइए, बताए बच्चों, सब्जेक्ट है क्या इसमें, लॉयन, LION, लॉयन। उसके बाद क्या किया, मारा, मारने का होता है किल, मारा का मतलब वो जान से ही मारेगा ना, झापड़ तो मार के छोड़ेगा नहीं, तो जान से मारने का होता है किल। ओके, और उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। सेकेंड फॉर्म भी, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म क्या होते हैं, किल्ड ही होता है। ओके, किल, किल्ड, किल्ड। डू यू फाइंड क्लियर। तो लायन, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मारना है, मारने की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, KILLED, KILL, ये L है, KILLED, लॉयन किल्ड। और क्या मारा, अ डियर, DEAA, डियर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें हिरण का एक और नाम होता है एंटीलोप्स, जो सिंग, जिनके बड़े बड़े सिंग होती है ना, उनको एंटीलोप्स बोलते हैं। एंटीलोप्स क्या बोलोगे, एंटीलोप्स। वाइल यू आर जस्ट, अगर नॉर्मल हिरण की बात किया जाए तो डियर। ओके, हमने अपना, अरे देखो एक और चीज़, अध्यापक जब आपके क्लास में आते हैं तो पूछा, अरे आप लोगों ने अपना पाठ याद कर लिया, हाँ सर हमने अपना पाठ याद कर लिया, अपने पाठ याद किया। देखो ये कर लिया है एक तुरंत की बात है, वो परफेक्ट की बात आ जाती है। अब किया मतलब कभी पास्ट में कंप्लीट किया, आज तुरंत की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, जब बोल रहे हैं उस समय की बात नहीं है, पहले की बात है। इसमें यही याद रखना कि जो फिनिश्ड वर्क होता है परफेक्ट में और इसमें अंतर क्या होता है, इतना ही याद रखना। परफेक्ट में होता है क्या कि स्पीकिंग के दौरान ही जब बोला जा रहा है तो फिनिश काम जो है जस्ट उसी समय फिनिश्ड होता है। इसमें क्या होता है कि काम फिनिश्ड होता है लेकिन पास्ट में होता है, काफ़ी समय, बोलते वक्त नहीं, बोलने से पहले ही वो काम फिनिश्ड हो चुका होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमने, मैं प्रतिदिन टहलने जाता था। अब ये देखो, जब मैं आदत हैबिट की बात बता रहा था ना, हैबिचुअल, तो ये हो गया, मैं प्रतिदिन टहलने जाता था, मेरी आदत क्या थी, प्रतिदिन टहलने जाने की। तो ये भी कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश कैसे चेंज करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, आपको बताया ही था, आई, मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है ये, और इसके सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन क्या हो रहा है, टहलना, 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 टहलने जाता था, ठीक ना, टहलने जाता था। ये क्या होता है, वॉक, सॉरी टॉक में लिख दिया, वॉक, या जाता है। देखो इसमें दो है, टहलना जाना अपने आप में भी टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे वॉक में एक टहलना, ये सब्जेक्ट, टहलता था, टहल रहा है, वो एक एक्शन भी होता है, ठीक ना। और जाना है तो गो, तो नहीं कहते ही वेंट फॉर वॉक, ही वेंट फॉर
वॉक। तो क्या लिखोगे, मैं प्रतिदिन टहलने जाता था। तो आई वेंट टू वॉक डेली, जाता था, ये हो गया आई वेंट टू वॉक डेली। या एक और इसको लिख सकते, आई वॉक्ड WALKED, वॉक्ड डेली। आई वॉक्ड, सॉरी स्मॉल में इसको करेंगे, आई वॉक्ड डेली। ये भी क्या हो जाएगा, दोनों तरह से बना सकते हो, आई वॉक्ड डेली, आई वेंट टू वॉक डेली, दोनों को बना सकते हो। ओके। मैंने एक गाना गाया, हमने कल एक पत्र लिखा था, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। ये कुछ सेंटेंस है जो आपको बनाने हैं और ये होमवर्क है। ये 1 2 3 4 ये, और ऊपर नहीं छोड़ा था। ये 4 सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आप चेंज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए इंग्लिश। ओके, 5वां 6वां 7वां, अच्छा ये नंबर वाइज आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अगला जो निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, कल पढ़ेंगे। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप वो कर सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।